अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये R1 के मॉक की डिस्कशन है भाई जी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन थे जो आपको मशवरा दिया था जी कि सबसे पहले आपने MCQs वाला क्वेश्चन जो है मेरे चांस सॉल्व करना है। अच्छा जी, उसमें मेरे भाई उम्मीद है जी आपने MCQs वाला क्वेश्चन ही पहले सॉल्व किया होगा जी। मैं भी सबसे पहले जी MCQs पे ही आता हूँ जी। जी, बोरोइंग कॉस्ट कहता है जी शुड बी सस्पेंडेड। कब? एक होता है सीजेशन, एक होता है सस्पेंशन, दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जी। तो सस्पेंशन होती है जी जब एक्टिव डेवलपमेंट, जब काम रुक जाता है। जब काम क्या हो जाता है बच्चों? रुक गया। सही है जी। और क्वेश्चन में अगर कुछ ना बताया हो तो हम उसे नॉन रूटीन हमेशा एज्यूम करेंगे। ये तो खैर आसान था। कहता जी व्हाट इज द टोटल नेट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, जी कहता जी आहो आहो लिमिटेड परचेज अ न्यू बिल्डिंग। कहता जी 50 साल उसकी लाइफ है जी, 10 मिलियन का खरीदा था। कहता जी 1 जुलाई 2023 कर लें। कहता ऑन 30 जून 2005, यानी 2.5 साल गुजरने के बाद। तो भाई 2.5 सालों की अगर आप डेप्रीसिएशन निकालेंगे ना, 10 मिलियन कॉस्ट है जी, तो वो इतनी बनेगी तकरीबन। तो ये 9.50 ये बुक वैल्यू है इस तारीख पर इसकी। तो मेरे चांद कहता जी फेयर वैल्यू जो है ना इस दिन, वो है मेरे मासूम दोस्तों 11 मिलियन। अच्छा ठीक है। और वो असल में ये कहना चाह रहा है, कहता जी बिल्डिंग जो थी ना ये हमने अपना किराएदारों को दे दी है ऑन अ शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये असल में फिर क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया ना, ये लीज शॉर्ट टर्म इसको छोड़ें, बस किराए पे दे दी ये। अच्छा जी, ये फिर कहां चला गया बच्चों? पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया। तो पीपी के अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल है ना भाई, तो आप पहले रिवैल्यू करेंगे और यहां तक लेके आएंगे। ठीक है जी। अब कहता है जी 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया जी। आपको पता होगा जी कि ये एसेट को हमने क्या करना है बच्चों, इसकी फेयर वैल्यू को अपडेट करना है। तो ये बच्चों 5 लाख रुपया जो है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ये अपडेट होगा। लेकिन बच्चों उस लफ्ज पढ़े उसका बच्चों, नेट अमाउंट उसने पूछी है। बच्चों एक्सपेंस भी तो आए ना, 6 महीने का एक्सपेंस भी तो आएगा ना, क्योंकि IAS 16 के मुताबिक एसेट पड़ा रहा। और वो 6 महीने का जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है बच्चों, आप ये करके देख लीजिएगा, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 6/12, वो 1 लाख रुपया बनेगा, 0.10। तो ये नेट करेंगे ना इसे, 1 लाख रुपया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और 5 लाख रुपए का जी फेयर वैल्यू गेन, तो ये 4 लाख रुपया बनेगा नेट भाई। इसका जवाब ये है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी टोटल बोरोइंग कॉस्ट बता दें जिसने कैपिटलाइज होना है। सही है सर। कहता है जी 7.5 मिलियन 10% लोन है जी, 7.5 मिलियन 10% इंटरेस्ट रेट है। फर्स्ट हैंड 2006 टू बिल्ड अ वेयर हाउस। ओके सर। कंस्ट्रक्शन कहता स्टार्ट हुई 1 फैब पे। तो सर जी हम तो लेटर ऑफ देखते हैं ना, तो 1 फैब से लेके बच्चों 30 नवंबर, तो ये बनते हैं 10 महीने। कहता कंस्ट्रक्शन का वर्क जो था ना, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप रहा ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। ये तो बच्चों अनयूजुअल है ना। तो बच्चों अब 10 में से 1 महीना चला जाएगा तो 9 महीने कैपिटलाइज होंगे। तो आप 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12 करें। लेकिन कहता जी उसके बाद ना बच्चों, कहता जी उसके बाद ये नाम को छोड़ें, उसके बाद कहता जी 2 मिलियन जो था ना 4.5%, कहता ये हमने इन्वेस्ट भी किया 1 जनवरी से लेके 31 मई। तो जनवरी वाला महीना तो वैसे ही बच्चों कैपिटलाइज नहीं होना, और मई वाला महीना मेरे चांद जो है ये सस्पेंशन है। सही है जी। तो 3 महीने का जो है ना टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम वो आएगी। वो जो जवाब आएगा उसमें से ये कीजिएगा, तो आपका जो जवाब आएगा तकरीबन 5,40,000 रुपये आएगा। यार ये तो बहुत आसान था। परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूएंट कहता रही ये आपके पास एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन है, आपने एक अमाउंट परमानेंटली उस क्या उसका नाम है फंड में रखनी है, तो इंडोमेंट फंड जो बनेगा ना। उसके बाद कहता जी एनपीओ ने रिसीव किया रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अच्छा मैं कोशिश ये करूंगा कि मॉक में असल में ना होता क्या है, मॉक की डिस्कशन में ना बच्चे मॉक की डिस्कशन लेते नहीं है, होती इंपॉर्टेंट है। जब कुछ सोल्यूशन देखने बैठेंगे तो छोटी छोटी चीजें आप स्किप कर दोगे, आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे जी मुश्किल है चीजें। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा जितना मिनिमम हो सके मैं बह ना जाऊं कहीं बातें करते करते। वो खैर जब बातें आती हैं फिर दिल करता है ये भी रिवाइज करवा दें, ये भी रिवाइज करवा दें। कोशिश करूंगा इसे 40 मिनट तक ना मैक्सिमम बस ना मोटी मोटी बातें करके क्लोज कर दें। अच्छा जी, कहता जी रीपेमेंट ऑफ द डेट, कहता रिसीव हुई कंट्रीब्यूशन जी। कहता जी क्यों? ताकि रीपेमेंट कर दें हम उधार की। कहता जी रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कहता वाज अकर्ड। कहता असल में उधार लिए क्यों था? एक्सपेंसेस के लिए। कहता वो होने अगले 3 साल। तो बच्चों ये तो आसान बात है ना, जैसे जैसे एक्सपेंस होंगे तो वैसे वैसे ही ये जो उधार आया ना आज तो हमारे लिए लायबिलिटी है ना जी, वैसे वैसे इसे फिर इनकम में थोड़ा थोड़ा करके लेके जाएंगे। ठीक है जी।
और एक assumption तो हमने ली होती है ना कि जी डेफर्ड ग्रांट जो है ना किताबों में हमने रिकॉर्ड कर लेनी है व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस कि जितनी भी कंडीशन अटैच हैं जी वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। तो इसका जवाब बनेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक जैसे जैसे एक्सपेंस होगा वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट जो बनाई है उसे इनकम में लेके जाना है। ये बच्चों 6 था जी। इसका जवाब बनेगा जी जब देखें जी मटेरियल एरर हुआ प्रायर ईयर, तो बच्चों एक तो हमें डिस्क्लोज भी करना है डिस्क्लोजर भी, और दूसरा बच्चों इसको रीस्टेट भी करना है, तो इसका जवाब ये चार्ली बनेगा। ठीक है मेरे भाई। कहता जी होस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी 155। ठीक है। कहता डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है सर आपने, तो डाइल्यूटेड के लिए मेरे चांद हमने जो फॉर्मेट बनाया था ना डिस्क्रिप्शन, और मेरे भाई हमने मेरे चांद लिखा था जी अर्निंग्स, फिर हमने आगे लिखा था जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, फिर इधर आई थी मेरे चांद ईपीएस, और इधर आया था जी इम्पैक्ट जी। अर्निंग्स उसने बता दी है जी वो है जी 1550000। ये आपको पता है ना बेसिक हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट बनता है 1550000, ये रुपीस में है जी। अच्छा जी अब वो कहता है जी हो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स, कहता है जी रुपीस 2.5 मिलियन का क्या है जी ये शेयर कैपिटल है, और एक शेयर 0.5 पैसा का है। इसका मतलब है जी, इसका मतलब है मेरे चांद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखिए हमेशा याद रखिएगा दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फिर जाके ये बनेगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन खुद बना लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की पार वैल्यू, और बच्चों क्या उसका नाम है जी फिर ये बनेगा। तो बच्चों इसका मतलब है जी 0.5 मिलियन का शेयर है तो 5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये याद रखना है आपने ये। ठीक है बच्चों, इधर जो भी ईपीएस आई आप देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देयर वर आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस टू परचेज 2 मिलियन इक्विटी शेयर्स, कहता 1.2 ईच, कहता हालांकि एवरेज मार्केट प्राइस ये है। तो बच्चों ये मुफ्ते वाला फैक्टर इधर हमने निकालना जी, कन्वर्टेबल ऑप्शंस अर्निंग्स पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा मेरा ख्याल है इधर पता नहीं 0.3 समथिंग आता है, आप देख लीजिएगा 31 देख लीजिएगा। अच्छा जी इधर आएगा 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये, और जो एवरेज है ना वो है बच्चों सॉरी मुफ्ते वाला फैक्टर है जी 1.80, 1.20 तो वो देंगे ना बच्चों, तो ये जितना भी बनेगा मेरा ख्याल है शायद ये 12 लाख बनता है। ठीक है बच्चों आप इसे देखिएगा, ये आएगा जी इतना और इतना, ये देख लीजिएगा इधर 0.25 समथिंग 0.26 इसका जवाब आता है जी 0.25 आएगा। अच्छा जी कहता जी व्हाट इज द रीस्टेटेड अर्निंग्स पर शेयर, कहता है फिगर फॉर कंपैरेटिव पर्पस। अच्छा जी कहता जी पिछले साल 81 है, और कहता जी मेड अ 143 एट रुपीज इतना। अच्छा इसका मतलब फिर ये होता है मेरे चांद जी, इसमें आप ये लेते हैं ना बिफोर न्यू और आफ्टर जी, इधर आ जाते हैं जी शेयर्स, इधर प्राइस आ जाती है भाई, इधर आती है मेरे चांद अमाउंट, पहले 3 थे फिर 1 हुए तो फिर अब 4 हो गए हैं जी। जी कहता जी कहता जी 2.20 पे पहले थे व्हेन द मार्केट प्राइस इतनी, कहता हमने कितने का इशू किया 1.60, पहले थे जी इतना तो ये हुए इतना, तो बच्चों ये जो भी होगा आप जवाब देख लीजिएगा, ये आएगा जी मेरा ख्याल है जी 2.02 समथिंग इतना करके शायद कुछ आएगा। ठीक है जी। अच्छा ये एक्सथेटिकल प्राइस आई, तो ऊपर ये रखिएगा बच्चों और नीचे ये, तो जब उल्टाएंगे ना बच्चों इस फैक्टर को उल्टाएंगे ना, जब इसे 81 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय ये 2.02 आप करेंगे तो ये आपका लगभग जवाब आएगा 75.47 जी। ये तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा जी। अब मैं आता हूं जी क्वेश्चन नंबर 1 बाद में देखते हैं जी, वैसे आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 भी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा जी, कहता है ड्रॉ अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो बच्चों बच्चों ने रट्टा लगाया, बच्चों ने ये बातें बस याद की होती हैं जी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछेगा, नेट प्रॉफिट पे पूछेगा, या रेक्टिफाइंग एंट्रीज पूछेगा, ये भी तो पूछ सकता है ना बच्चों जी। आप देखो बैलेंस शीट में आपको सिखाया था एज इट इज आपने चीजें लिख लेनी है बच्चों, करंट एसेट नॉन करंट जिधर जिधर उसने बताई। कह रहा है सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस। अब सस्पेंस अकाउंट आ रहा है बच्चों किधर एसेट वाली साइड पे 3830। सस्पेंस अकाउंट जब आप बनाएंगे मेरे चांद तो इधर आप लिखेंगे जी बैलेंस जो गिवन होगा 3830, एंड पे जाके ये सिफर होना चाहिए। कहता है परचेज डे बुक का जो टोटल है ना वो बता रहा है 4130, लेकिन कहता हमने परचेज के अकाउंट में ना 4310 पोस्ट किया, 180 ज्यादा कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट के बराबर ही नहीं है। कहता करेक्ट एंट्री पेएबल के अकाउंट में लेके गए हैं, तो बच्चों आप परचेजेस को 180 से कम करो और मेरे चांद सस्पेंस अकाउंट को तो इधर 180 आ जाएगा और परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा।
तो भैया इधर देखो ना, ये फिर इधर जो प्रॉफिट का नंबर है फॉर द ईयर जो प्रॉफिट दिया ये वाला, असल में कैपिटल अकाउंट है, इसी में आपने प्रॉफिट को ऐड कर देना था, लेकिन ये प्रॉफिट गलत है, आपने इसकी वर्किंग करनी है, ये आपका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है जी। मैं आपको इधर से ना साथ साथ सोल्यूशन भी दिखाता जाता हूँ जी। ये प्रॉफिट पर इंपैक्ट लाजमी लेना मेरे चांद आपने जी। ये देखो ना, ये प्रॉफिट परचेजेस क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे, तो मेरे चांद प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा जी। मैंने पता नहीं पहले क्या बोला। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेंट्री शीट कहता है ओवर स्टेटेड है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट मेरे चांद और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो प्रॉफिट वाली आइटम जो है ना वो डेबिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट आपका कम होगा। ठीक है जी। और इन्वेंट्री भी ये जो है ये जितनी है इससे 2000 कम हो जानी है। अच्छा जी, कहता है कैश शुड भी 110 रुपए होना चाहिए ना, कैश ये आ रहा है आपके पास 700 रुपए का, कहता है ये कितना होना चाहिए 110। तो बच्चों 590 से कैश क्रेडिट करोगे और सस्पेंस आएगा ना, कोई दूसरा हेड तो नहीं पता, तो सस्पेंस में ले जाओगे। तो इधर बच्चों 590 इधर आएगा, और बच्चों आपने कैश को कम करके 590 से 700 से 590 कम हुआ तो 110 पे लेके आना है जी। उसके बाद कहता है जी फिक्स्ड एंड फिटिंग अकाउंट 4600 ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये जो है ना ये फिक्स्ड एंड फिटिंग अकाउंट बैलेंस, ये सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एंड फिटिंग डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, जब आप सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे ना मेरे मासूम, मेरा ख्याल है इधर शायद 36 आए, पता नहीं, देख लीजिएगा। अच्छा जी हाँ जी, ये सॉरी ये गलती से इधर लिखा गया, ये 46 आएगा जी, हाँ ये 46 आएगा। अच्छा जी, तो बच्चों ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कहता जी उसके बाद कहता है इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, कहता पे नहीं किया ना, पे नहीं की प्रोविजन भी रिकॉर्ड नहीं की। तो बच्चों हाफ ईयर ना तो पे किया ना ही रिकॉर्ड, जारी सी बात है, प्रोविजन का मतलब जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो बच्चों इधर फिर आप ना इधर इधर करंट लायबिलिटीज में एक्रेड एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेएबल जो है ना वो भी रिकॉर्ड करेंगे 6 महीने का। तो बच्चों ये 12% है ना, लोन है कितना 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, जो भी जवाब होगा वो आपके उसका नाम है जी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जो डेबिट हो रहे हैं ना, तो आपका ये 1200 रुपए से प्रॉफिट आपका कम होगा बच्चों। और सर जी आपका जो एक्रेड एक्सपेंस पेएबल है जी इंटरेस्ट पेएबल वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था जी, जिसने प्रैक्टिस की थी उसने बड़े आराम से कर लिया होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, सिर्फ 2010 की एंट्रीज करनी है सर, और 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। कहता प्लांट परचेज किया जी 1 मिलियन का फर्स्ट एंड 7 पे, लाइफ 20 साल है सर, उसकी सेल्वेज यानी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, कहता पहली दफा रिवैल्यूएशन हुई तो 15 लाख रुपया। तो बच्चों जब 1 साल आपने किया होगा जी तो 950,000 पे आ गया होगा बुक वैल्यू, डेप्रिशिएट भी तो 1 साल किया ना, फिर इस पे आया 15 लाख पे, तो 5,50,000 का आपके पास सरप्लस आया होगा। उसके बाद मेरे भाई आपने 8, 9, 10 3 साल एसेट को क्या किया होगा मेरे चांद डेप्रिशिएट। उसके बाद जब आप 10 पे आए ना तो अब मेरे भाई कहता वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू, यानी अब रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन करना है बुक वैल्यू का। तो इधर आए बच्चों, ये तो आसान क्वेश्चन था। इधर आगे जी ये 15 लाख आ गया, ये आपके पास सरप्लस आया होगा, इसका कुछ भी नहीं करना क्योंकि एंट्रीज नहीं करनी ना। 1 साल जी गुजर गया तो बच्चों आप फिर ये वाली अमाउंट उठाएं अपडेटेड वाली ना, इधर भी वही इधर भी वही इधर भी, इस साल की आपने क्या करनी है एंट्रीज। तो बच्चों इस साल की एंट्रीज क्या होंगी बच्चों, डेप्रिसिएशन जो आपका एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बच्चों, और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। एक तो ये काम, दूसरा बच्चों जो फेयर वैल्यू है ना, जो रिकवरेबल अमाउंट है इन दोनों का हायर होता है, ये वैल्यू इन यूज है और ये फेयर वैल्यू इन दोनों का हायर है 7 लाख रुपया। तो बच्चों ये आएंगे इधर 700 मैंने लिखा है जी, तो आप इसका डिफरेंस लें बच्चों 563.15, इससे एसेट क्या हो जाएगा बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, और बच्चों ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा मेरे चांद रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ना मेरे चांद, ये क्या हो जाएगा जी, ये एसेट तो आपका क्रेडिट हो गया बच्चों। अब ये जो है ना ये आपका सरप्लस डेबिट होगा और बाकी फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बात समझ गए हैं। तो ये आप ये एंट्री एक बन जानी थी, ये उम्मीद है ये तो एक खैर आसान क्वेश्चन था, इसमें तो मेरा ख्याल है आपको मसला नहीं होगा जी। ठीक है बच्चों, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट ये हो गया, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, खैर ये काउंटर एसेट है ना, तो ये जिस बच्चे ने एसेट को डायरेक्टली कर दिया वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है ये उम्मीद है आपको बातें याद होंगी ये। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। कहता है जी प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों ये तो एक आसान क्वेश्चन था, रीजन ये है ये उसने ना आपको 31 दिसंबर 2023 पे बैलेंसेस दिए, ये एसेट के दिए बच्चों सारे ओपनिंग बैलेंस, ये उसने लायबिलिटीज एंड फंड के दे दिए।
अच्छा ठीक है जी। कहता जी रेंट की लाइबिलिटी इतनी है, सैलरी कितनी है, रेंट कितनी है, कहता है एडवांस में पैसे लिए यानी अनअर्न्ड है, ये कहता है जनरल फंड है। अदर डिटेल्स भी इसने आपको दी, सैलरीज का आउटस्टैंडिंग दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये रिसीव बच्चों ये रिसीवेबल एसेट है जी क्लोजिंग उसका, और कहता जी ये लाइबिलिटी का। फिर उसके बाद कहता जी कैश बैलेंस 15,000 है, सीख हो गया, ये भी खुद बताया उसने। अच्छा जी, लेकिन ना ऊपर पढ़ेंगे, कहता ये ना इस तरह का क्वेश्चन ना पेपर में आ सकते हैं। एनपीओ केस में कंट्रोल इतने स्ट्रांग नहीं होते बच्चे, तो उसमें ना मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों देखो ना, ओपनिंग भी दिया, क्लोजिंग भी दिया, रिसीट्स भी आपने, रिसीट्स भी हैं जी, जिसका टी काउंट बनेगा उधर से आ जाएंगी, और बच्चों एक्सपेंसेस भी जिसका ओपनिंग क्लोजिंग है उधर से आ जाएंगे, बाकी नहीं जिसका दिया इनकम एक्सपेंसेस आपके सामने है बच्चों। इससे रिलेटेड जिस तरह अब ये जिस तरह जनरल एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे टी अकाउंट के अंदर, फी कर देंगे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंटरेस्ट का भी मेरा ख्याल नहीं बताया हुआ। अच्छा जी, अब बच्चों ये सारी चीजें इस तरह जी, पीरियोडिकल्स ये भी एक्सपेंस होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो बच्चों ये सारी चीजें जो हैं, हाँ डेप्रिसिएशन जो है ना ये नॉन कैश है, ये नहीं लिखना, बाकी सब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बन जाएगा बच्चों। ये सारी इनकम, डोनेशन, इसका मेरा ख्याल कोई बैलेंस नहीं है, एंट्रेंस फी ये भी रिसीट में आ जाएगा, ये भी रिसीट में आएगा, सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स। अच्छा बच्चों इसका कोई अब डाटा नहीं है तो इसका हम कुछ भी नहीं, तो बहरहाल आप इसका सोल्यूशन एक दफा देख लीजिएगा, ये कसान इसमें इंशाल्लाह आपको कोई मेरा जी ख्याल है, बल्कि उम्मीद है जी आपको मेरे चांद इसमें कोई मसला नहीं आया होगा। ये ना उन्होंने डेबिट साइड पे लिखा, वो जितनी जितनी इनकम होगी बच्चों, जितना गेन होगा उतने ही फिर पैसे, कुछ नहीं बताया तो फिर यही बस रिसीट भी उसकी यही है। ठीक है बच्चों, इधर एक चीज समझाने वाली है मेरे चांद आपको, सर जी ओपनिंग भी दिया, क्लोजिंग भी दिया, सर जी पेमेंट्स भी बता दी, और मेरे चांद आपको क्या उसका नाम है जी ये डेटा भी बता दिया। ठीक है सर, अच्छा अब फिर भी अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, तो उस केस में बच्चों ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इसका मतलब है जी ये थेफ्ट हो गया, कोई फ्रॉड करके पैसे ले गया, वॉलंटियर्स काम कर रही होती हैं वो, या अकाउंटेंट भाई। अब इधर पढ़ भी लें आप बेशक, कहता अकाउंटेंट ऑफ दिलबर क्लब टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की वजह से 31 दिसंबर पे, एंड मिस्टर लाइक आप जैसा माशाल्लाह उसको अपॉइंट किया, उसकी जगह पे लाइक ने ये डाटा इकट्ठा किया। अब जारी सी बात है बच्चों, वो जो बैलेंस अभी भी काउंट नहीं हो रहा, जब भी अकाउंट बैलेंस ना हो तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई होगी, तो मिस अप्रोप्रिएशन इसकी एंट्री होती है जी। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, अब ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, ये एक्सपेंसेस है, क्या है बच्चों एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से कैश आपका कम होता है, ठीक है, कैश क्रेडिट, और बच्चों मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस डेबिट। और अगर इंश्योरेंस करवाई हो तो फिर क्या होता है, जितना इंश्योरेंस वालों ने, मिसाल के तौर पर इधर बैलेंस आ रहा है मेरे चांद 15,500, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों देखो इतने से तो कैश कम हो गया, इंश्योरेंस वालों ने कहा जी हम कुछ कंपनसेट करते हैं, उन्होंने 10,000 का जी हम कंपनसेट करते हैं, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 10,000 से, बाकी फिर बचा कुचा जो 5,500 ये फिर एक्सपेंसेस में चला जाना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बच्चों ये क्वेश्चन एक और तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है जी, पूछा भी हुआ है आईकेएपी एग्जामिनर ने, प्रिपेयर रिसीट एंड बताएं अमाउंट, बताएं फ्रॉड की अमाउंट बताएं। भाई क्या हो रहा है ये, कहता जी फ्रॉड की अमाउंट बताएं। इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इस तरह आता ना, फ्रॉड की अमाउंट बता दें, तो बनाना मेरे चांद हमने रिसीट एंड पेमेंट दी है, फ्रॉड की अमाउंट तब भी आती है जब रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, तो 15,500 आपका जवाब आना था। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मिसाल के तौर पर कुछ कंपनसेशन की, डेबिट हो जानी थी इंश्योरेंस रिसीवेबल या कैश, बाकी फिर मेरा चांद जो है ना ये 5,500 फिर ये आपके एक्सपेंस में चला जाना था ये। ठीक है बच्चों, फ्रॉड की अमाउंट बाहर ये 15,500 रुपए है जी। आगे बच्चों ये भी कहता है शुड द रेवेन्यू जनरेटेड एंड द रिलेटेड एक्सपेंस बी प्रेजेंटेड ऑन ग्रॉस बेसिस और नेट। ये आपको पता होगा जी, अगर एनपीओ प्रिंसिपल या कर रही हो, यानी जिम्मेदारी ली हो किसने जी, एनपीओ ने, ठीक है बच्चों, फंड रेजिंग की, तो बच्चों फिर ये ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, वरना फिर जो है ये क्या उसका नाम है नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, ये फंड रेजिंग कैंपेन है जी, कहता जी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट्स विद एन एक्सटर्नल इवेंट प्लानर, वो किसी को कहा होगा जी कि आप हमारे बिहाफ पे फंड रेज करें, कहता जी वाइल इन इट्स हाउस टीम एंड वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज, कहता जी उनकी अपनी टीम ने ऑर्गेनाइज किया एनपीओ की, तो बच्चों ये तो फिर प्रिंसिपल ही कर रहे हैं ना, ये ग्रॉस बेसिस पे आएगा। दो काम की बातें इधर आपने लिखनी थी, सोल्यूशन छोड़ें जो भी है, आपने पहले लिखना था जी अगर प्रिंसिपल या किया जा रहा है तो ग्रॉस बेसिस पे पहले जनरल प्रोविजन लिखनी थी, अदरवाइज नेट बेसिस पे, अगर प्रिंसिपल या नहीं किया जा रहा फिर नेट बेसिस पे जो है ना वो आप जो है ना वो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। सही है बच्चों, अच्छा जी, मतलब नेट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस को।
अच्छा, फिर उसके बाद आपने इसके साथ लिंक करना था, चूंकि ऑर्गेनाइज खुद कर रही है, जिम्मेदार भी यही है, बाकी सारी बातें छोड़े, एग्जामिनर ने 2 ही बातें देखनी है, तो आपने कहना था इसलिए जी ऑर्गेनाइज खुद कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल खुद है, इसलिए ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब मैंने छोटे छोटे ये चीजें टेस्ट जो है ना, ये पेपर में आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, ये भी आपको समझाने की कोशिश की थी। अच्छा जी, एसेट पड़ा जिसके अगेंस्ट ना ग्रांट आई थी, तो हमने कहा था जी जैसे जैसे एसेट को एक्सपेंस आउट करेंगे वैसे ग्रांट को भी थोड़ा थोड़ा करके इनकम में ले जाएंगे, लेकिन ये ना इम्पेयर हो गया। तो बच्चों आप देखो, बुक वैल्यू 8 लाख है, तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट 8 लाख से क्रेडिट। अब उससे रिलेटेड ना डेफर्ड कंट्रीब्यूशन पड़ी है 5 लाख, तो थोड़ा थोड़ा करके तो लेके नहीं जा सकते ना, ओवर द यूजफुल लाइफ तक तो पीछे यूजफुल लाइफ है ही नहीं, यकदम आप इसे एक्सपेंस में ले गए फौरन सारे के सारे को। इसी तरह मेरे साथ इनकम में भी आपने फौरन सारा ले जाना है जी, आपने कहना जी डेफर्ड ग्रांट डेबिट, और बच्चों ये जो ग्रांट इनकम या है जी इसे आपने क्रेडिट कर देना है। ठीक है बच्चों, इसकी एग्जांपल भी किताब के अंदर मौजूद है जी, ये देखें, ये आपने लाजमी करके जाना है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं आऊं, कहता जी लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब, कहता जी 3 मेजरमेंट बेसिस एसेट को वैल्यू करने की। बच्चों कॉस्ट एक तो सिंपल है ना बच्चों, करंट कॉस्ट है, फिर वैल्यू इन यूज है, फेयर वैल्यू है बच्चों, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो उसमें से कोई भी आपने जो है ना वो 3 लिख देनी थी। अच्छा, उसके बाद कहता जी आर्म लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ, ये एरर वाला क्वेश्चन था। कहता जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है ना बच्चों मिस्टेकनली अकाउंट फॉर कर ली है जी 21.8 मिलियन की। ठीक है सर, हमारा साल ये है 31 दिसंबर। कहता इंस्टेड ऑफ 12.8 मिलियन, कहता जी द असेंबली प्लांट वाज इंस्टॉल्ड ऑन जी, कहता जी 1 Jan 2023 एट अ कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन, और डेप्रिशिएट हो रहा है जी 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कहता इंपैक्ट ऑफ एरर हैज बीन करेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता यू आर रिक्वायर्ड टू ओनली, कहता जी प्रिपेयर करेक्शन ऑफ एरर नोट। अच्छा बच्चों देखो, इसका जो इम्पैक्ट है ना वो ले लिया है आपने 2024 में, तो 2024 नहीं 23-24 में आके पता चला, लेकिन बच्चों देखो अब बड़ी सिंपल सी बात है जी, एरर है ना तो अपने वाले साल की बातें जो नहीं बताते, एरर के केस में सिर्फ पिछला साल आएगा। तो मेरे चांद आपने ये 3 बातें लिखनी थी, एरर ये स्टोरी सुनानी थी हुआ क्या, उसके बाद आपने बताना था जी कंसीडर्ड प्रायर ईयर एरर, और इसका इफेक्ट आपने रेट्रोस्पेक्टिव लेना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखो जी 9 मिलियन से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और बच्चों सिंपल सी बात है जी, जब आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और मेरे चांद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, तो कॉन्ट्रा एसेट जब कम होगा बच्चों बढ़ जाएगा, एसेट इंक्रीज हुआ बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज होगी, सही है बच्चों, प्रॉफिट भी इंक्रीज होने की वजह से। ये तो आसान मार्क्स है बच्चों। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरे चांद आना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा जी, क्या था जी आपने नोट बनाना है, क्या बनाना है इसमें वो नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जब नोट बनाते हैं ना तो आप 10.1 भी लिखते हो, 10.1 में लिखते हो जी द फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड बाय, वो आप लिख देना था, आगे कोई नाम नहीं बताया तो वैसे जगह छोड़ देनी थी, ना भी लिखे तो मसला नहीं है। 10.2 में लीज रेंटल्स अर्न्ड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाइल डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, इतना वो भी नहीं बताया। अच्छा जी, बहरहाल बच्चों इसमें 7.3 में 10.3 में एक शायद आपने चीज नोट की हो, प्रॉपर्टी सी में कहता जी इसकी ना फेयर वैल्यू ना रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो बच्चों वैसे है मॉडल फेयर वैल्यू, आपने ये क्वेश्चन किया होगा ये, तो इसकी रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो फिर आपने कहना था जी द फलां प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हैज नॉट बीन डिटरमाइंड रिलायबली, सही है बच्चों, तो वो फिर कॉस्ट मॉडल पे आ जानी थी, वो आपको नोट याद होगा सब नोट। अच्छा जी, मैं पढ़ लेता हूँ जी, 4 बिल्डिंग्स हैं जी, ये 1 अगस्त पे ली, ये सारी बातें, ये यूजफुल लाइफ है, कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, फेयर वैल्यू 2011 की दी, 2010 की भी दी, और हमारे वाला साल मेरे चांद 2011 है। ठीक है, कंपैरेटिव बनाना नहीं है। अच्छा जी, कहता जी GICL हैज बीन ट्राइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 2 साल, हाउएवर ड्यू टू द मार्केट वीक मार्केट डायरेक्टर्स फाइनली डिसाइडेड इट टू लीज आउट, यानी लीज का मतलब रेंट पे देना। कहता जी ऑन 1 अक्टूबर 2011 जब उसकी फेयर वैल्यू क्या थी 120 मिलियन। तो बच्चों तो आपको पता है ना जी, फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 में आना या जाना फेयर वैल्यू से होगा, तो ये बच्चों मेरे भाई ये ट्रांसफर होगा जी PP से। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है खैर कि भाई आपकी एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है, बट ट्रांसफर इन कर लें बच्चों 120 से, ये ट्रांसफर इन होगा बच्चों, प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर इन होगा मेरे चांद, ये ट्रांसफर इन 120 से, ओपनिंग तो इधर होगा नहीं ना, ओपनिंग तो वांडा है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद मेरे चांद इसकी फेयर वैल्यू अपडेट करनी है, ये 150 पे चला गया, तो बच्चों अब फेयर वैल्यू अपडेट, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, बच्चों ये 150 पे चला गया, ये क्लोजिंग बैलेंस इधर आपने लिख देना बच्चों इसका, ये मेरे चांद चला गया 150 पे, तो सर जी ये 30 मिलियन का गेन आ गया ना, उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं।
अच्छा जी, बी कहता था पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द टेनेंट्स ऑन 30 जून 2010। ठीक है जी, टेनेंट से आपने बिल्डिंग ले ली। कहता है व्हाइल द कंपनी शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी सी टू प्रॉपर्टी बी। ठीक है, प्रॉपर्टी सी से आपने इधर ना ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी सी शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी सी टू प्रॉपर्टी बी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी बी जो है ये 16 है। अच्छा जी, ये फिर मेरा ख्याल है जी IS 40 होगी। अच्छा जी, कहता था फेयर वैल्यू ऑन द अबव डेट वाज, कहता 195 मिलियन। ठीक है सर, जिस दिन आपने शिफ्ट किया। तो अच्छा, ये तो 2010 की बात है, इसको तो इसने तो आना ही नहीं है ना, ये तो प्रॉपर्टी बी ने तो आना ही नहीं है इधर। अच्छा जी, कहता था प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द मेन सिटी, इसकी वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है मेरे चांद। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरे मासूम दोस्तों, इधर ये जो 195 है ना द फेयर वैल्यू, अच्छा ये रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ये रिलायबली मेरे चांद मेजरेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट है ना हमारे पास ये 1 जुलाई 2008 पे। इसका मतलब है जी पहले ये प्रॉपर्टी जो सी थी ना ये IS 16 में थी। ठीक है, फिर आपने शिफ्टिंग की ना, शिफ्टिंग की है, फिर IS 40 में आई है। तो मेरे चांद इधर देखो 1 जुलाई 8 बच्चों, 1 जुलाई 8 के 6 महीने और 2009 का पूरा साल, और इवन मेरे चांद 2010 के भी 6, यानी 2 साल पूरे बच्चों। ये 10, ये 10 बच्चों यूजफुल लाइफ, सॉरी 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 मादरत, ये कॉस्ट है बच्चों 10। तो जब आप IS 16 में होंगे ना, तो तब आपने -1 इसके लिए किया होगा बच्चों, डिवाइड आपने किया होगा 10 से, और मल्टीप्लाई बाय 2 आपने किया होगा। ये आपके पास क्या उसका नाम है जी, ये आपके पास क्या आ गई होगी मेरे चांद, बुक वैल्यू आई होगी। क्या आई होगी सर जी, ये बुक वैल्यू आई होगी। अच्छा जी, अब मेरे भाई जितनी भी बुक वैल्यू बनती है, अब फेयर वैल्यू तो रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, फेयर वैल्यू रिलायबल मेजरेबल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब आपने 2 साल के बाद 30 जून 2000 मेरे चांद 20 पर नहीं सॉरी 2000 ये बनेगा 10 पर, जब आप इसे लेके गए होंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो वो भी बुक वैल्यू पे लेके गए होंगे ना, जितनी भी इसकी बनती है। तो बच्चों इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और बच्चों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्रेडिट बुक वैल्यू से। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब देखो 2 साल गुजर गए हैं, पीछे लाइफ बची है 8 साल। ठीक है जी, अब मेरे चांद आपने जो भी बुक वैल्यू है उससे अब एक बात का बड़ा ख्याल करना है आपने। अब 2010 में मैं मिसाल देता हूं, 2010 में फिर मैं रेस कर दूंगा, ये ट्रांसफर इन है, इधर बुक वैल्यू आपने रिकॉर्ड की होगी जितनी भी बनती है। अब जब इसे ना लेस, अब आपने कॉलम बनाना है बच्चों लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, चूंकि ये कॉस्ट मॉडल है। हाँ, एक चीज का ख्याल करना है, जब आप इसे डेप्रीशिएट करने लगेंगे ना मेरे मासूम दोस्तों, देखो जब आप इधर तो आंडा होगा ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो इस दिन आया ना 30 जून, नहीं 30 जून 2010, हाँ ठीक है, 6 महीने की डेप्रीसिएशन भी इधर आनी है। जब आप डेप्रीशिएट करने लगेंगे ना, अब जो अमाउंट आपके पास बुक वैल्यू होगी इसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, जीरो रखना है। ठीक है जी, और रिमेनिंग लाइफ इसकी फिर क्या होगी बच्चों, 2 साल गुजरे 8 होगी। इस तरह कैलकुलेशन आपने अब करनी है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, देखो इधर ये जो है ना, ये है जी फर्स्ट, ये है जी 1 जैन 2011, तो 6 महीने तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पिछले साल ही आ गया होगा ना, इधर 6 महीने की डेप्रीसिएशन भी आनी है। अच्छा जी, वो खैर अब कितनी है मैं आपको बता ही देता हूं यार एक दफा, या आप कर लीजिएगा 10, मैं आपको बता ही देता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर। अच्छा जी, 10 माइनस 1 9 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 1.8 बना जी, तो ये बना जी 8.2, 8.2 बना बच्चों बुक वैल्यू, डिवाइडेड बाई बच्चों 8 साल बने, और मल्टीप्लाई बाय 6/12 पिछले साल के, तो ये बना 0.51 बना। ये इसकी ओपनिंग पे ना जुहेर, ये मेरे चांद जरा आप भी गौर से सुन लो, 0.51 ये जो है ना मेरे चांद, ये क्या है जी इसकी बच्चों ओपनिंग पे, और बाकी फिर 1 पॉइंट समथिंग हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन आ जानी है। अगला जी कहता था प्रॉपर्टी, अच्छा आपने नीचे मॉडल लिखते जाने हैं, नीचे मॉडल, इधर आपने कॉस्ट मॉडल लिखना है, इधर आपने फेयर वैल्यू मॉडल लिखना है। ए पर बी कहता थी द प्रॉपर्टी इज एन ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजिंग ऑफ 3 फ्लोर्स। ठीक है, आफ्टर एक्विजिशन कहता है 2 फ्लोर आपने रेंट पे दे दिए, तो ये तो फिर IS क्या हो गया बच्चों, 40 हो गया ना। कहता जी ऑन 1 नवंबर एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफिस ऑन द 3rd फ्लोर, कहता जी इस पर आपने ना ब्रांच बना ली, तीसरा फ्लोर फिर IS 16 में इस्तेमाल हो रहा है। अब बच्चों परचेज दो दो है ना, दो आपने कहा लेके जाने हैं भैया IS 40 में, ये प्लस एजेंट्स का कमीशन प्लस रजिस्ट्रेशन फी, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, तो ये 45 होगा बच्चों, याद रखना 45 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों, एक जो है ना प्रॉपर्टी 15 की, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 30 से ना एडिशन हो जानी है बच्चों, कहां ये एडिशन है, ये 30 रुपए से एडिशन हो जानी है मेरे भाई
IAS 40 में, ठीक है। अब जो IAS 40 में आ गया उसकी फेयर वैल्यू भी तो अपडेट करनी है ना मुहतरम, ये आनी है जी 51, ये 51 3 की है तो डिवाइडेड बाय 3 करके मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिएगा तो 2 की फेयर वैल्यू आ जाएगी। बाकी फिर ये इधर आना है एडिशन, इधर क्या आना है बच्चों एडिशन, ये आना है जी प्रॉपर्टी डी का जी देख लीजिएगा एडिशन मेरा ख्याल 30 आ रहा है। फेयर वैल्यू जब आप इधर आएंगे तो 51 डिवाइडेड बाय पता नहीं कितना जो भी आता है इधर लिख दीजिएगा, ये फेयर वैल्यू गेन आ जाना है, ठीक है जी। ये तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आसान सवाल था। अच्छा जी आगे आना है मेरे चांद आपने अब जी ये रेशियोज का क्वेश्चन था यार, ये रेशियोज का क्वेश्चन था, रेशियोज का। ये बेंचमार्क रेशियोज ना उन्होंने आपको दी हुई थी, बेंचमार्क रेशियोज दी हुई थी उन्होंने, ये बेंचमार्क रेशियोज ना उन्होंने दी हुई थी। अच्छा अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना तो उन्होंने आपसे क्या पूछा, एक तो रेशियोज आपने निकालनी थी, ये तो खैर आपने निकाल ही लेनी है, फिर आपने परफॉर्मेंस और पोजीशन पे बात करनी है। तो उस पर जब आप मेरे साथ बात करोगे ना तो इधर आओ, उस पर जब आप चांद बात करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन है, आपने बस टू द पॉइंट बातें लिखते नहीं है। भाई ये इंक्रीज हो रहा है बच्चों रिटर्न ऑन, तो ये बेहतर परफॉर्मेंस है, बेहतर परफॉर्मेंस है। स्टोरी पढ़ोगे ना तो स्टोरी में आपको क्या उसका नाम है जी काफी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद मेरे भाई ये भी इंप्रूव हो रहा है ऑपरेटिंग, ठीक है सर। अच्छा आप स्टोरी पढ़ोगे ना इसकी एक दफा इसको लाजमी पढ़ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंग्रेजियां लिखी हैं आपका ना थोड़ा सा सेंस जो है वो इंप्रूव होगी बच्चों। ये ROC ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो रहा है बच्चों, इंप्रूव है तो ये बेहतर है। हाँ हालांकि इनकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर नहीं है, पहले से अच्छी नहीं है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट हो रही है इसमें। अच्छा जी बच्चों ये एक दफा आपने इधर से जरा पढ़ लेनी है बातें ये वाली, ये खैर इतना कोई मसला नहीं है। इसमें अगर एक बात पढ़ेंगे ना इसमें वो देख भी लें, कहता जी 80 असल में मेरे चांद ये मसला क्या, मसला ये है 80% नॉन करंट एसेट जो है ना कंपनी के अपने, इसका मतलब रेंट शेंट तो देना कोई नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा ही होना है यार। उसके बाद बच्चों क्या उसके बाद मेरे भाई द प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यू, ठीक है ये बात तो रेंटल शेंटल भी नहीं है। इसकी और रीजन क्या हो सकती है बच्चों, रिटर्न प्रॉफिट ज्यादा होने की, ऑपरेटिंग कॉस्ट को बड़ा टाइटली मॉनिटर कर रहे हैं, ये रीजन भी आप लिख सकते हैं बच्चों, सही है जी। अच्छा जी तो ये अगर आप एक दफा आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ एक इसमें मसला है बच्चों, मसला इसमें ये है कि पेरिशेबल इन्वेंट्री है, यानी चीजें के खराब होने का खदशा है। इसका नंबर ऑफ डेज निकालेंगे ना तो वो 17 आएंगे, तो ये ज्यादा है, ये काफी ज्यादा है। ये इन्वेंट्री राइट डाउन होने का, इन्वेंट्री खराब होने का खदशा है इसमें, ये एक मेजर मसला था, ये एक मेरे चांद मेजर मसला था, ये एक मेजर मसला है ये वाला। 4 दिनों से 21 दिन पे चलेगी, ये एक मेजर मसला है। इन्वेंट्री को सही तरह दरा के उसका नाम है जी आपको इन्वेंट्री को आपको जल्दी बेचने की जरूरत है, पेरिशेबल है तो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। परफॉर्मेंस भी ठीक है, और गेयरिंग रेशियो की बात की जाए ना तो वो इंडस्ट्री की 80% है, इनकी 44.6% है, सही है जी। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा लोन भी ये ले सकते हैं, सही है बच्चों जी। तो लोन लेने में इन्हें मसला नहीं होगा। अच्छा और ये वो जो टाइम्स में हम रेशो निकालते हैं बच्चों PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो वो भी इनका काम है। इंटरेस्ट एक्सपेंस खैर बताया तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चों वो लोन बताया हुआ उसका, वो जितना भी है देख लें जरा, ये इतना है 10% इसका तकरीबन इतना बनेगा, लेकिन प्रॉफिट काफी ज्यादा है, तो ये परफॉर्मेंस बेहतर है कंपनी की, एक दफा जरूर पढ़िएगा। विंडो ड्रेसिंग आपको बताया था बच्चों, अनएथिकल प्रैक्टिस होती है बच्चों, ये वो आपको एग्जांपल्स भी इसकी समझाई थी। लिमिटेशंस इसकी रेशियोज की क्या है बच्चों, ये 5-6 हैं जी, इसमें से आपने कोई सी 2 लिखनी थी बस। ये क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या